दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और पूरा देश सुन रहा है। इस देश का मध्य वर्ग खास तौर से यानी मिडिल क्लास खास तौर पर ध्यान दे रहा है। वो जानता है कि उसके नायक नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। इस देश के भीतर का हिंदुत्व, इस देश के भीतर का राष्ट्रवाद, इस देश के भीतर में गवर्नेंस की पाक साफ परिस्थितियां, इस देश के भीतर में सिस्टम और सिस्टम में लगा हुआ हर पुर्जा ध्यान दे रहा है प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। और यह कोई आज की बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2013 15 अगस्त, मौका मिले तो यूट्यूब पे चले जाइए या फिर गूगल में जाकर टाइप कर दीजिए कि 15 अगस्त 2013 को प्रधानमंत्री कहां पर कौन सा भाषण दे रहे थे, तो एक झटके में एक तस्वीर उभर कर सामने आ जाएगी। वो तस्वीर एक लाल किले की होगी। वो तस्वीर लकड़ी के बने हुए उस लाल किले की होगी जिसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जो अब हैं, उस वक्त वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भाषण दे रहे हैं। और उस भाषण में वो बता रहे हैं कि दरअसल इस देश के प्रधानमंत्री को किस रास्ते चलना चाहिए और कहां कहां दिल्ली की सत्ता फेल हो गई। उनके दायरे में 2013 यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले वो बहुत ही संवेदनशील थे। इस देश के युवाओं की फिक्र थी, इस देश के छात्रों की फिक्र थी, इस देश के महिलाओं की फिक्र थी, इस देश में बढ़ते हुए करप्शन का जिक्र करते थे। इस देश के भीतर डॉलर और रुपए उसका भी जिक्र होता था। इस देश में प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाता है, नौकरियां क्यों कम हो रही है, हर बात का जिक्र उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में अपने पीछे लकड़ी का लाल किला बनाकर भाषण दे रहे थे। मौजूद है वो फुटेज भी, हम नहीं दिखलाएंगे। खुद मेहनत कीजिए और देख लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अब प्रधानमंत्री के मुख से उन्हीं सब बातों को सुनने को लेकर। इस देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है। इस देश पर आर्थिक संकट मंडराने वाला है। दुनिया भर में संकट है तो भारत पर यह संकट और भयावह होगा, और इतना भयावह होगा कि अगर आप उन्हीं सामानों का उपयोग उसी तर्ज पर कहते रहे जैसे पहले करते थे, तो भारत में गरीबी बढ़ जाएगी, भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, भारत का फॉरेक्स का रिजर्व जो है वो खत्म हो जाएगा, और दुनिया के सामने भारत के हाथ फैले हुए होंगे कि उसे कुछ पैसा चाहिए। यह स्थिति मत आने दीजिए। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, संकट को लेकर आगाह किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने यह कहा, उसके बाद विदेश यात्रा पर चले गए और जब लौट के आए तो खामोशी बरत ली। पहली कैबिनेट की बैठक हुई। लौटने के बाद उस कैबिनेट की बैठक में उन्होंने 2047 में यानी आजादी के 100 बरस के बाद भारत कितना चकाचौंध होगा, किस तरीके से विकसित होगा, इसी को लेकर बातचीत की और अपने मंत्रियों को कहा कि फैल जाइए, लोगों के बीच जाकर बताइए कि हम विकसित होने वाले हैं। जब दूसरी कैबिनेट की बैठक 36 घंटे पहले हो रही थी तो वो मंत्रियों को कह रहे थे गर्मी बहुत है, पानी पी लीजिए, पानी पिया कीजिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बड़े बुजुर्गों से भी कहिए पानी पीते रहें। और ये देश इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री कब बोलेंगे इस देश के छात्रों को लेकर, उन छात्रों को लेकर जिन छात्रों को राह प्रधानमंत्री मोदी ने ही परीक्षा पर चर्चा करके बार बार हर बरस बतलाई और दिखलाई। लेकिन इस वक्त वही छात्र अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दरअसल जिस परीक्षा को वो देते हैं वो खुद एक फ्रॉड सिस्टम है और इस सिस्टम को सरकार ने ही बनाया है। तो प्रधानमंत्री खामोश है। जो संकट का जिक्र था उस पर भी प्रधानमंत्री खामोश हैं। ऐसा नहीं है कि उसका असर बढ़ती हुई तेल की कीमतों पर नहीं पड़ा, गैस पर नहीं पड़ा, सीएनजी पर नहीं पड़ा, आवाजाही महंगी नहीं हुई, खाने पीने के पदार्थ महंगे नहीं हुए, सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बोले तो और इस देश की जनता सुने तो।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खूब कहा। हमारी टीम ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत होगी, प्रधानमंत्री ने चुनाव के वक्त को अगर आप छोड़ देते हैं, उसके बाद बीते 12 वर्षों में लगभग 3,500 रैलियों में जिक्र इस देश की जनता का करते रहे और उन्हें उस ख्वाब में लेते चले गए जहां सिर्फ और सिर्फ सुंदर सा भारत है जिसमें कोई संकट किसी को नहीं है। यह बात कही जा रही थी, लोग सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे और बात होते होते आज मन की बात तक भी आ गई। जिस वक्त इस देश का सांसद पिट रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी निशाने पर हारने के बाद बन रही है, जिस दौर में छात्रों के सामने संकट है कि परीक्षा दें तो पेपर लीक, परीक्षा में सवाल दें तो कॉपी बदल गई, परीक्षा देने जाएं तो सिस्टम डगमगा गया। इस परिस्थिति के भीतर करोड़ों छात्र फंसे हुए हैं, लेकिन उन पर बात नहीं करेंगे। महंगाई पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर बात नहीं होगी। हम तो बात करेंगे उपलब्धियों की, और उपलब्धि भी ऐसी वैसी नहीं। हम आपको बताएंगे कि आम की कितनी किस्म होती है। जी, इस देश में फलों का राजा आम, और उसकी कितनी किस्म, वह भी उत्तर प्रदेश में दर्जनों किस्म होती है। तो सुन लीजिए हम क्या क्या किस्म बताने जा रहे हैं। इस देश के छात्रों की रुचि एस्ट्रोनॉमी में जाग गई है, खगोल विज्ञान में जाग चुकी है। इस देश की एक लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर फ्रांस में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीत जाती है, उसका जिक्र करेंगे और उसके साथ बतलाएंगे कि भारत में 12वीं की छात्रा संजना किस तरीके से, जो चाको, संजना चाको जो है वो कितनी प्रसिद्ध है और कितनी तेज है। लेकिन इस देश के भीतर 18 लाख छात्र जो 12वीं की परीक्षा देखने के बाद की परिस्थितियों को देख रहे हैं, और उसके बाद कुछ छात्र जब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी देने जाते हैं, गड़बड़ी वहां भी हो जाती है। उन छात्रों का जिक्र नहीं होगा। हम जिक्र नहीं करेंगे इस देश के भीतर के उस इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो मणिपुर से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम जिक्र करेंगे कि दरअसल जम्मू कश्मीर में एक कलारी चीज नाम का व्यंजन होता है। हम इस बात का जिक्र करेंगे कि दरअसल इस देश के भीतर एक गिरजा अम्मा है, 15 स्कूल चलाती हैं। हम जिक्र करेंगे एक मनोरमा नदी बस्ती में बहती है और वहां पर उस नदी में कितना प्लास्टिक था, आकाश गुप्ता ने कैसे उसको साफ किया। हम बताएंगे डॉल्फिन रेस्क्यू कैसे हो रहा है। हम यह भी बताएंगे कि हम जब दुनिया की यात्रा पर निकले तो नीदरलैंड चले गए और हम चोला राजवंश के दौर की जो ताम्र पट्टिकाएं हैं उसको भी लेकर आ गए। हम जिक्र बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि इस दौर में भारत का मिडिल क्लास जो तालियां बजाता था हमारे हर भाषण के बाद, आज वो संकट में है। उसके बच्चों के सामने अंधेरा है, उनके कैरियर का सवाल है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस मिडिल क्लास के पास अब जॉब खत्म हो चली है, जो जॉब कर रहे हैं उनकी भी जॉब जा रही है। हम उसका जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। जो छोटा व्यापारी तबका है वो कैसे फंस चुका है इस इकोनॉमी के दायरे में, हम उसका जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। जो पैसा लगाता है शेयर बाजार के भीतर, हम नहीं बतलाएंगे कि दरअसल इस बरस विदेशी निवेशकों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए और सिर्फ इसी महीने यानी मई के महीने में 32,000 करोड़ से ज्यादा वो पैसा क्यों निकाल कर चले गए, हम नहीं जिक्र करेंगे। हम बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे कि भारत के भीतर जो इन्वेस्टमेंट होता था उसमें रुकावट आते आते और मुश्किल हालात आते आते क्यों उस पोजीशन पर पहुंच गए जहां भारत की कंपनियों पर लोग पैसा इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि भारत बहुत पिछड़ गया है। हम नहीं जिक्र करेंगे कि टेक्नोलॉजी को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर जितनी बड़ी तादाद में चीन ने जो प्रयोग किए और चीन के छात्र जो दुनिया में पढ़ाई करने जाते हैं वो चीन वापस क्यों लौटते हैं और उनकी पढ़ाई का खर्चा चाइना स्टेट क्यों उठाता है और उसके बाद उसकी अपनी इकोनॉमी किस तरीके से धड़ाधड़
दुनिया को एक लिहाज से अपने ऊपर आश्रित करते हुए बढ़ती चली जाती है और उसी इकोनॉमी का आश्रय भारत को भी है। हम नहीं बताएंगे भारत के भीतर मेक इन इंडिया, नारा तो हम लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए वो चीन से आता है, हम नहीं बतलाएंगे। हम कुछ भी नहीं बतलाएंगे कि हमारे पास कोई विजन नहीं है जिसके जरिए हम इस बात का भी जिक्र कर पाएं कि हम संकट से उबरेंगे कैसे। हम तो आपको आमों की किस्म बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं इस देश में निजी उपलब्धियां कैसे किस रूप में होती हैं। तो क्या इस दौर में भारतीय समाज के भीतर वही तबका अब ये मुश्किल हालात को जीने को तैयार हो चला है, जहां पर उसके नायक नरेंद्र मोदी अब भाषण तो दे रहे हैं लेकिन देश के मुश्किल हालातों का जिक्र किसी तबके को लेकर नहीं है। और इन मुश्किल हालातों के भीतर चुनाव जीतने के बाद भी कानून ताक पर हो और गवर्नेंस के तौर तरीके फेल हो जाएं, इसका खुला नजारा अगर कहीं नजर आ रहा है तो वो बंगाल की सांस्कृतिक परिस्थितियों को सहेजने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी ही क्यों ना हो, उस सांस्कृतिक परिस्थितियों को कैसे सहेजा गया, एक तस्वीर कल निकल कर आई, एक दूसरी तस्वीर आज निकल कर आई। दोनों को देख लीजिए। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু আহত হয়েছেন। यानी मैसेज बहुत साफ है। ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये लड़ाई प्रोपेगेंडा की लड़ाई है। इस लड़ाई के आसरे इस देश को चलना होगा, लेकिन संकट कुछ ऐसा आया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज चला गया कि भारत की पढ़ाई, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत का न्यू एजुकेशन सिस्टम, भारत के न्यू परीक्षा देने के तौर तरीके और उसमें नंबर की गणना करने के तौर तरीके इस देश में छात्रों को कमजोर कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो पढ़ाया जा रहा है भारत के बारे में और जो भारत के छात्र पढ़ रहे हैं भारत के बारे में, वह भी फैक्ट के साथ अंतर है। क्योंकि हम तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा की ऐसी लड़ाई है जिसमें आपकी परीक्षा, पढ़ाई, नंबर, एवोल्यूशन सब कुछ आएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने बड़ी दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है, बिल्कुल नहीं। आईआईटी के भीतर अभी भी हमारे पास 40% पद खाली पड़े हैं। एनआईटी के भीतर 29% पद खाली पड़े हैं। आईआईएम में लगभग 31% पद खाली पड़े हैं। हम नहीं बताएंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भीतर 2540 प्रोफेसर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो प्रोफेसर्स हैं उसमें 56% खाली पड़े हैं। 1113 ही प्रोफेसर हैं, बाकी पद खाली पड़े हैं। एसोसिएट प्रोफेसर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 38% खाली पड़े हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वहां भी खालीपन है। और उतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस देश की हर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ लीजिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ले लीजिए, उसके बाद एक सवाल कीजिए, इस देश में 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जाता है, इस देश के भीतर में जो छात्र पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक बड़ी तादाद में पढ़ता है, उसके पीछे पढ़ाई नहीं, भूख होती है। इसीलिए तो हम मिड डे मील जो बांटते हैं, जिसमें राज्य की भागीदारी भी होती है, हमारा भी बजट होता है, हम दोनों मिलकर खाना खिलाते हैं, तो हम शिक्षा नहीं खाना देते हैं। और बच्चे शिक्षा के लिए नहीं, उस भोजन को करने आते हैं। हो सकता है उसमें से 10, 20, 25% छात्र निकल जाते हो, लेकिन आंकड़े तो इसके भी खिलाफ हैं। जो बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेता है, वो 12वीं तक आते आते उसकी संख्या घटते घटते 18% पे आ जाती है। बाकी बच्चे कहां चले गए? उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसमें और बच्चों की कमी आ जाती है।
किस जगह पे किस पत्थर को उठाइएगा और उसके बाद जब परिस्थिति देश की इस वक्त सामने आएगी तो क्या आप कहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया? क्या आप कहेंगे कि एविएशन सिस्टम फेल हो गया? क्या आप कहेंगे इस देश के भीतर में बड़ी इंडस्ट्रीज को लेकर जो मंत्रालय चलता है वह भी फेल हो गया? जो छोटे और मध्यम यानी एमएसएमई को चलाने वाला मंत्रालय वह भी फेल हो गया? अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी कि आखिर सफल हम हुए कहां पर। जो इस देश की नदियां चला रही थी, जो इस देश का किसान और मजदूर अपने बूते स्वावलंबी बना हुआ था, हमने वहां भी संकट खड़ा कर दिया। हमारी टीम ने जब इस पर सरकारी आंकड़ों को देखा तो हैरत हो गई। हैरत इसलिए हो गई क्योंकि जो पानी नदियों से आता था और सामान्य तौर पर सिंचाई की व्यवस्था और जमीन की उपज उसी पानी से हो जाती थी, वहां पर भी हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू कर दिए जो सीमेंट और कंक्रीट के थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चल रहे थे। और 27% सिंचाई की व्यवस्था तो दूसरी तरफ 38% हमने वो हिस्सा ही ले लिया उस इंफ्रास्ट्रक्चर और कंक्रीट के आश्रय जिससे इस देश के भीतर प्रति व्यक्ति आय बढ़ी नहीं। हां, कॉरपोरेट को लाभ जरूर हुआ, एक खास तबके को लाभ जरूर हुआ, लेकिन पहली बार, जी ध्यान दीजिएगा, पहली बार संकट उसी पर मंडरा रहा है। मिडिल क्लास में भी वही हिंदू है जो सोचता रहा, समझता रहा ये देश आगे तो बढ़े, हम उस देश को बनाने की प्रक्रिया में शामिल तो हो जाएं, लेकिन एक पूरे सिस्टम को जिस लिहाज से पिरोया गया उसका मैसेज यही था, हमारे कौन से लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हमें अपने ही लोगों के साथ खड़े होना है। आज कहा गया हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, हो सकता है कल कहा जाए हमें मिडिल क्लास का वोट भी नहीं चाहिए, तब मिडिल क्लास क्या करेगा? कल वो कह सकते हैं कि हमें ग्रेजुएट का वोट नहीं चाहिए, तब ग्रेजुएट क्या करेगा? वो कह सकते हैं हमें उस किसी का वोट नहीं चाहिए जो इस दौर में कोई भी सवाल खड़ा करे, तब कोई क्या करेगा? परिस्थितियां इतनी नाजुक है क्या? जब यह सवाल हो रहा है तो हो सकता है आपके जहन में और भी कई सवाल उभर रहे हो। कल तक की बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी ताकतवर थी, वो सीधे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को निशाने पर लेने से चूकती नहीं थी, वो विपक्ष के नेता को भी तरजीह नहीं देती थी। लेकिन जब सत्ता चली गई, कोई नहीं बचा, तब उन्हें आस चाहिए, मदद चाहिए, तो राहुल गांधी का एक टेलीफोन भी उनके भीतर एक उम्मीद भर देता है। दरअसल यह सुनने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद कितनी कमजोर हो गई, यह सुनने की जरूरत इसलिए है कि सत्ता जिनके पास भी होती है उनके साथ एक संवैधानिक ताकत चलती है जो सुरक्षा का दायरा बनाती है। तो क्या इस देश में जो सुरक्षा के दायरे से हटा, इस देश की जनता के भीतर इतना आक्रोश भरा हुआ है, या कानून के राज के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अगर इस देश को चलाना था तो वह फेल तो नहीं हो गया, या फिर फेल हो चुका है? राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। बीजेपी अगर मारता था ना 15 दिन समय नहीं लगता, टीएमसी का नमो निशान एक झंडा नहीं मिलता, 5-5 तल्ला बिल्डिंग में बैठे हुए तोड़ के ईंटा निकाल देता सब। बीजेपी है, भगवान का शुक्र करो कि बीजेपी सत्ता में आई है, नहीं तो कोई टीएमसी का नाम नहीं मिलता। आज एक भी नहीं बचते नेता, रास्ता में उतार उतार के मारते लोग। ऐसा क्या हो गया? कल तक ममता ताकतवर थी, आज ममता ताकतवर नहीं है। दरअसल यही वो मैसेज है जो बतलाता है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता जो है वो लोगों से जुड़ाव नहीं है उनका। इसीलिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता टेलीविजन पर यह कहने से हिचकती नहीं है कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जनता के भीतर आक्रोश है, तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की लोगों ने पिटाई कर दी, तो एक क्षण के लिए इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर उनकी सुरक्षा को हटाकर देखिए, तब आप समझेंगे कि लोगों के भीतर क्या आक्रोश है। कर पाएंगे आप?
यह कोई हंसी ठटके की स्थिति नहीं है इस देश के भीतर। जब सत्ता का मतलब सुरक्षा हो जाए और सुरक्षा का मतलब कानून से ऊपर उठकर काम करना हो जाए और कानून और संविधान दोनों इस दौर में खारिज दिखाई देने लगे और प्रधानमंत्री के भाषण वो आम की किस्में बताने लगे और नदी साफ किसी एक व्यक्ति ने कैसे कर दी इसका जिक्र करने लगे, एक एथलीट 100 मीटर किस रफ्तार से दौड़ा ये बताने लग जाएं, यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि हम विदेश यात्रा से लौट कर आए तो हम चोल राजवंश के दौर के ताम्र पट्टिकाओं को लेकर आ गए हैं। इस दौर में दुनिया के भीतर भारत को लेकर कौन सा नजरिया है, भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर इस दौर ने तो झद्दियां उड़ा दी हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगले बरस जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा रहे होंगे, जो इस बरस यानी बीते हुए बरस में 11 लाख छात्र भारत के गए, वहां पर किसी इंटरव्यू बोर्ड में या परीक्षा में या फिर किसी भी संवाद में या बातचीत में ही पूछ दे कोई कि आपके यहां तो जो नंबर होते हैं वह भी गड़बड़, जो पढ़ाई जाती है वह भी गड़बड़ी, और आप ही के देश के बारे में आपकी खुद की जानकारी उतनी नहीं है। यह स्थिति 5-10 बरस रुक जाइए, जो पढ़ाया जा रहा है, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो पढ़ाई के तौर तरीके हैं, जो परीक्षा देने के तरीके, ये पीढ़ी जब निकल कर सामने आएगी 5 से 10 बरस, उसके बाद फिर भी हम और आप इंतजार कर रहे हैं 15 अगस्त का कि लाल किले के प्राचीर से इस देश की बात तो होगी। संकट इतना भर नहीं है, 3 बड़े संकट इस देश के सामने खड़े हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वो दौर अलग था जब धर्म के हिसाब से सत्ताएं चलती थी। रिलीजन के जरिए सत्ता को चलाना और रेस के जरिए अपने आप को श्रेष्ठ बताना, ये दोनों परिस्थितियां गायब हो गई। मेरिट के आधार पर दुनिया चलती है और वही डेवलपमेंट का प्रतीक होती है। लेकिन मेरिट अगर सिस्टम के हर पुर्जे को ढीला कर रही हो, मेरिट में वही आएगा जो हमारा आदमी होगा, और हमारा आदमी वही होगा जो हमारे आइडियोलॉजिकल खांचे में फिट बैठ जाए, तो फिर मेरिट कहां पर है? और अगर नहीं है तो यह पहला संकट है। दूसरा बड़ा संकट, इस दौर में 12 बरस किसी देश के लिए कम होते नहीं है। यह कितने बरस तक रहेगा यह भी कोई नहीं जानता है। जो परिस्थितियां हैं वो कल भी चीजें खत्म हो सकती हैं और आने वाले 10 वर्षों में भी खत्म नहीं हो सकती है। एक ऐसी परिस्थिति में इस देश के भीतर की उस डेमोक्रेसी को फंसा दिया गया जो अभी तक चुनाव के जरिए इस देश के मुद्दों को उठाकर सत्ता परिवर्तन देखती थी, अब वो चीजें भी ढीली हो गई। क्या वो चीजें कोई दोबारा इस देश में ला सकता है? शायद ये दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल है कि अब संकट उसी क्लास के भीतर, उसी तबके के भीतर है और उसके अपने भविष्य को लेकर, उसके अपने बच्चों के भविष्य को लेकर है, जिसने तालियां बजाई थी 2013 में भी लकड़ी के लाल किले के सामने खड़े गुजरात के मुख्यमंत्री के भाषण को सुनकर, और उसके बाद से 2014 में जो लाल किले के प्राचीर से दिया गया भाषण था, वहां से उठकर अगर 2026 के लाल किले के प्राचीर से पहले तक की परिस्थिति में आप एक एक चीज छांटना शुरू कर दें तो आपको इस देश में आइडियल गांव नहीं मिलेगा जिसको सांसदों ने गोद लिया था। आपको इस देश के भीतर शौचालय हो या इस देश के भीतर आवास योजनाओं की परिस्थिति हो, और इस देश के भीतर रोजगार हो, किसानों की आय दुगनी हो, मजदूरों की बढ़ती हुई मजदूरी हो, नहीं मिलेगा। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को श्रेष्ठ बनाना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना हो, बजट और पैसा खूब दिया जा रहा हो, नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके हाथ में ऐसी मुफलिसी आए जो आपको बार बार उस झोले की दिशा में ले जाए जहां पर इस देश के प्रधान सेवक भी सार्वजनिक तौर पर यह कहने से चूके नहीं थे, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। डर लगता है अब यह सुनकर इन हालातों में
कोई एक भाषण तो हो जाए जिसमें इस देश के हालातों का जिक्र हो। हम और आप दोनों इंतजार कर रहे हैं 15 अगस्त का, लाल किले के प्राचीर से इस देश के प्रधान सेवक क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।